नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के सियासी तूफान पर। जी हां, उद्योगपति अनिल अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मिलने वाली गाड़ी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था के मालिक हीरोइन की संदिग्ध मौत, इसके बाद पुलिस अफसर सचिन वाजे की इस मसले पर गिरफ्तारी, मुंबई कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को हटाए जाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र, इसका पूरा मजमून। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे से हर माह 100 करोड़ रुपए ले रहे थे। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली तक की सियासत को हिला दिया इस पूरे काम ने। विपक्ष सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाने लगा है। तो महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज महाआघाड़ी यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में भी कहीं ना कहीं कलह का दौर शुरू हो चुका है। हम महाराष्ट्र के इसी सियासी संग्राम पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन बात इस पर भी होगी, क्या सचमुच सत्ता नौकरशाहों से नाजायज वसूली करवाती है? तो आखिर जो सीबीडीटी का मसला था, यहां भी तो कई अफसर, आईएएस अफसर ऐसे आरोपों में फंसे थे कि जिनको लेकर ये पूरी चर्चा, आज हम शुरू कर रहे हैं इस पूरी चर्चा को। और सबसे पहले महाराष्ट्र के अपडेट पर एक नजर डालते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी के घर के बाहर लावारिस हालत में मिली स्कॉर्पियो में रखे विस्फोटक में तो धमाका नहीं हो पाया, लेकिन इस मसले की जांच में ऐसे धमाके हो रहे हैं कि अब मुंबई के बाद दिल्ली भी हिल गई। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जारी दंगल अब देश की संसद तक पहुंच गया है। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र को लेकर बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और कहा कि वहां के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी इस मसले पर बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को इस मसले की जांच करनी चाहिए। इस दौरान अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला। महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। संसद में उठे सवालों के बाद एक बार फिर महाअघाड़ी के मुखिया शरद पवार गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के आरोपों में कोई दम नहीं, क्योंकि जिस दिन अनिल देशमुख को पैसे देने की बात कही जा रही है, उस दिन वो कोरोना के इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने अस्पताल का पर्चा भी दिखाया, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही झूठे साबित हो गए। वीडियो ने उसी दिन अनिल देशमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने का वीडियो जारी कर दिया। By that low-level officer, he such and such conversation was between him and Home Minister. Same day, he mentioned same day, Uday was briefed by, so-called briefed by, same day, that is former CP's version. इस मामले में नया धमाका फिर पद से हटाए गए पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां याचिका लगाकर उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए अपने आरोपों से जुड़े सबूत सौंपे हैं। परमवीर ने अपनी याचिका में कहा कि इस लेन देन की जानकारी शरद पवार को भी थी। परमवीर के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने फिर महाअघाड़ी पर तगड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच ईडी से कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि ईडी इस मामले की जांच करे, जिससे महावसूली के इस खेल का पर्दाफाश हो सके। वाजे गैंग मामले में 100 करोड़ की बात सामने आई है। अब 100 करोड़ की
वसूली सरकार की ओर से की जा रही थी। यह मामला बहुत संगीन है। 100 करोड़ ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इस कारण हम चाहते हैं कि इसकी जांच ईडी के द्वारा हो। बीजेपी के इन आरोपों पर महाअघाड़ी के नेता तिलमिलाने लगे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार बीजेपी के कहने पर नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है। आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं राजनीति में। अब परमवीर सिंह जी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, थाना पुलिस कमिश्नर रहे, डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे, बहुत ही बड़े बड़े पदों पर परमवीर सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही होनहार अफसर है। जब उनके पदों पर थे तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है। लेकिन ये अभी बवाल हो गया है, रेगुलर ट्रांसफर है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा है उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए। तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे कि बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसीलिए तो हम सरकार चलाते हैं। और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। कुल मिलाकर कहें तो ये मसला अब अंबानी के घर विस्फोटक मिलने और उसमें पुलिस अफसर सचिन वाजे का नाम सामने आने तक सीमित नहीं रहा है। इसमें महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार ही घेरे में आ गई है। महाअघाड़ी में इस मसले को लेकर फूट पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस भी देशमुख को हटाने के पक्ष में है, लेकिन शरद पवार इसके लिए राजी नहीं और आज नहीं तो कल ये कलह महाअघाड़ी में फूट की वजह बनेगी। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस पूरे मसले पर सिर्फ आरोप लगाने का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज सामना में भी कई सवाल सामना अखबार में जो कि शिवसेना का मुखपत्र है उसमें पूछे गए कि कहीं ना कहीं सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमवीर सिंह का उपयोग हो रहा है। वहीं पर दूसरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने फिर से कमिश्नर पर निशाना साधा सामना में कि अगर सचिन वाजे को उस समय रोक लिया जाता तो कमिश्नर पद की प्रतिष्ठा बची रहती। ये सामना में पूछे गए सवाल हैं। इसी पूरे मसले पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ में प्रवक्ता और महाराष्ट्र के विधायक राम कदम जी जुड़ गए हैं। साथ में हैं सचिन परब जी, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम कदम जी, आप से पूछना चाहेंगे ये बात कि आज परमवीर सिंह ने ज्वाइन कर लिया है होमगार्ड निदेशक के रूप में, उन्होंने जो पद पे वहां पे ज्वाइन कर लिया है। साथ में भी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जो है बिठाई जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की, पहुंचे थे वहां पर, मीडिया ने बात करने की कोशिश की, सीधे दफ्तर में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। क्या लगता है आपको कि क्या सुप्रीम कोर्ट से या फिर हम कहें कि जो महाअघाड़ी गठबंधन है अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया है? अब एक तरफ कांग्रेस मीटिंग कर रही है अपनी, दूसरी तरफ एनसीपी में बात हो रही है, लेकिन शरद पवार तो स्टैंड ले लिया उनने कि हम इनको हटाएंगे नहीं, पर्चे दिखा दिए उन्होंने। मंथना के आरंभ में मैं आपसे कह दूं कि विगत 26 दिनों के अंतराल के दौरान सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से अपराधित तत्वों में लिप्त ये महाराष्ट्र की सरकार, तीनों दल वाजे गैंग का खुल करके कैसे समर्थन कर रहे हैं, वाजे गैंग का किस तरह से बचाव कर रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में अतीत में इसके पूर्व ऐसी घटना, दुष्कर्म ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने हम टटोले तब भी इस प्रकार का दुस्साहस किसी सरकारों ने किसी मुल्क में अब तक नहीं हुआ। खुल करके कल शरद पवार जी को 24 घंटे के भीतर 2 बार प्रेस वार्ता लेने की आवश्यकता पड़ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में बहुत गंभीर बातें लिखी है, संदिग्ध बातें हैं। उन बातों को लिखने के बाद भी मुख्यमंत्री की खामोशी, दूसरी ओर नैतिकता के आधार पर
देशमुख जी स्वयं और मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा देते, उनका इस्तीफा न देना और 26 दिनों के दरमियान खुल करके वाजे की और वाजे गैंग की वकालत करना, ये तीनों दलों की साजिश और उनका षड्यंत्र देश देख रहा है। कल शरद पवार जी कह रहे थे कि देशमुख जी का इस्तीफा का फैसला माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी करेंगे। क्षण घटनाओं में ऐसी कौन सी घटना घटी कि शरद पवार जी को अपनी बात से भूल जाना पड़ा? कौन सा कारण है? क्यों उन्होंने अपनी बात को नकारा? क्या अनिल देशमुख ने धमकी दी कि मैं सारे नाम उजागर करूंगा? कौन सी ऐसी घटना घटी है? कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। कल 24 घंटे पूर्व इस्तीफा का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, यह बात रखने वाले शरद पवार जी, उनका अनुभव गहरा है, राजनीतिक जीवन में उनका गहरा अनुभव होने के बावजूद भी वे अपनी बात से मुकर क्यों गए? कौन सा उन पर दबाव था? इस बात का जवाब उन्हें देना होगा। आज जो बातें उन्होंने रखी, पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत 1 मिनट के भीतर वीडियो ट्वीट करके उनकी बातें कितनी झूठी है देश और दुनिया के सामने रखा। झूठ की आयु लंबी नहीं होती, सच कुछ दिनों के लिए परेशान होता है पर पराजित कतई नहीं होता। और झूठ का आधार दूसरे झूठ को लेना होता है। परत दर परत 26 दिनों से सरकार के अलग अलग नेता वाजे और वाजे गैंग को बचाने के लिए झूठ का आधार ले रहे हैं। वही चीज आज देश में देखी। झूठ बोलने की नौबत इंसान को कब आती है? जब उसे सच्चाई को छुपाना है। और सच्चाई यह है, वाजे के गाड़ी में कैश काउंटिंग की मशीन पाई जाना, जिसकी तनख्वाह महज कुल मात्र लेकिन 40 या 50,000 होगी। राम कदम जी, सामना में जो बात की गई है, सामना में जो सवाल पूछे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही हैं कि अगर कमिश्नर रोक देते सचिन वाजे को समय पर, चूंकि मुंबई कमिश्नर थे वो, अगर सचिन वाजे को समय पर रोक देते, उन्हें जब सब ये बातें पता थी कि भाई सचिन वाजे ऐसा काम कर रहे हैं या उगाही कर रहे हैं, 100 करोड़ का उनको टारगेट दिया गया है, तो रोक भी सकते थे वो उनको। बिल्कुल रोक सकते थे। सरकार रोकने की बात तो दूर, सरकार वाजे का समर्थन कर रही थी। सस्पेंडेड 16 वर्ष का अफसर जो सस्पेंड है 16 वर्षों से, और इसी प्रकार के उगाही के शिकार में, वसूली के शिकार में भी सस्पेंड हुआ है। ऐसे व्यक्ति को फिर से सेवा में लाने का दुष्कर्म, कुकर्म इस सरकार ने किया। शिवसेना जब हम सत्ता में थे तो शिवसेना देवेंद्र जी से भी लगातार कह रही थी कि वाजे को सेवा में लिया जाए। कौन सा कारण है? कभी भी इस प्रकार के सस्पेंडेड ऑफिसर को प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जाती। तो पहला मुंबई और महाराष्ट्र के पुलिस में पहला केस है कि सस्पेंडेड व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट, वह भी पीआई की पोस्ट थी, वाजे पीआई नहीं था, एपीआई था, तो उस पोस्ट को नीचे करके वाजे को वहां रखा गया। एपीआई पीआई को रिपोर्ट करे, पर ये एपीआई ऐसा शक्तिशाली, बलवान, बाहुबली एपीआई था कि जो मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को रिपोर्ट करता था। उसको रेड कारपेट की ट्रीटमेंट पुलिस कमिश्नर से लेकर के सभी के पास मिलती थी। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? ये बातें ये दर्शाती है, ये अफसर कम, जब वसूली एजेंट अधिक था, उसके गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन क्यों? अब पैसे गिनने की मशीन के बाद 100 करोड़ का मामला आता है, परमवीर सिंह चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद मुख्यमंत्री 24 घंटे खामोश रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को वाजे को क्यों बचाना है? राम कदम जी बातें कई हैं और आरोप भी कई हैं, कई जगह से आरोप भी लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई अगर आप कमिश्नर थे और अगर इस तरीके की कोई बात हो रही थी तो आप बताते, रोकते अपने अधिकारी को। दूसरी बात एक और सामने आई है कि आपने चिट्ठी लिखी, तो जब आपको वहां से ट्रांसफर किया गया उसके बाद आप चिट्ठी लिख रहे हैं। और सही भी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले भी कर सकते थे। हालांकि परमवीर सिंह 1988 बैच के अधिकारी हैं और मुंबई अंडरवर्ल्ड की बड़ी जानकारी रखते थे, बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं
और कहा जाता है कि 2020 में फरवरी में जब वो वहाँ मुंबई पहुँचे थे, उसके बाद जो सुशांत राजपूत वाला केस हुआ उसमें काफ़ी उनको शोहरत भी मिली, और वहाँ पर एक हिसाब से कहा जाए कि वो बड़े अधिकारी थे और बड़े पॉपुलर अधिकारी थे। रोकना चाहूँगा राम कदम जी, हमारे साथ सचिन परब जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और एनसीपी से भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रवक्ता एनसीपी के श्रीवास्तव जी। लेकिन उसके पहले सचिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामना में आज जो सवाल उठाए गए हैं, कितने सही सवाल हैं वो? जानते हैं कि शिवसेना का मुखपत्र है, तो जाहिर सी बात है सामना में वही सवाल उठेंगे, सामना में वही बातें कही जाएंगी जो शिवसेना के हित में है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर आपको याद होगा कि कल जब हम संवाद कर रहे थे तब हमने ये बात भी कही थी कि सामना में वही भूमिका होती है, सामना में जो भूमिका रखी जाती है उसके एडिटोरियल में वही भूमिका शिवसेना की आधिकारिक भूमिका मानी जाती है। और पहले से संजय राउत अपने विचार जो है वो अपने एडिटोरियल में सामना के विचार के रूप में रखते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि संजय राउत के विचार जो है वो शिवसेना के विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, इससे विवादों का सामना भी करना पड़ा है खुद उद्धव ठाकरे को। लेकिन बावजूद इसके, इतनी तमाम चीजों के बाद भी सामना में इस तरह की बातें अपने विचार रखना संजय राउत ने, जो अखबार के कार्यकारी संपादक है और राज्यसभा सांसद भी शिवसेना के, उन्होंने रोका नहीं। सामना में जो आज संजय राउत ने लिखा वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाना चाहिए कि और अब तक शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे हो या बाकी किसी भी बड़े नेता ने उसका प्रतिवाद नहीं किया। तो जाहिर सी बात है सामना में जो आज भी लिखा गया है वो शिवसेना की आधिकारिक भूमिका ही मानी जाएगी। और जिस तरह हम सब जानते हैं, कल भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ऐसे बड़े और पेचीदा विषयों पर आमतौर पर अमूमन शिवसेना के प्रवक्ता या बड़े नेता बात करने से कतराते हैं। ऐसी हालात में सामना में जो एडिटोरियल में लिखा गया है उसी को शिवसेना की आधिकारिक भूमिका समझी जानी चाहिए। और संजय राउत ने अपना जो बाद में मीडिया के सामने जो वक्तव्य किया है, जो बाइट्स दिए, जो स्टेटमेंट दिए, उसमें भी यही साबित होता है कि और हालांकि शिवसेना के प्रवक्ता भी है वो, तो वो जो उन्होंने एडिटोरियल में अपने भूमिका रखी है वही शिवसेना की आधिकारिक भूमिका इस मामले में, ऐसा माना जाना चाहिए। बिल्कुल सचिन परब जी, बिल्कुल सामना में इस तरीके की जो बातें की गई हैं उनका मुखपत्र है तो स्वाभाविक है ऐसी बातें ही आएंगी। राम कदम जी, एक और बात यहाँ पर सामने आ रही है, आज संसद में सेम सेम के नारे लगे, संसद में मामला उठा पूरा, और बात भी है कि किसी राज्य सरकार की इतनी किरकिरी तो मुझे नहीं लगता कि देश में हुई हो और इस तरीके के मामले आए हों, खुलकर मामले आ गए सामने। तो अब बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है? वो तो कहना चाहिए, शरद पवार ने साफ कह दिया कि भाई इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है, हम इस्तीफा क्यों दिलाएं। दूसरी चीज, इस तरीके के बड़े बड़े आरोप लगने के बाद में जब सीधे सीधे इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे जो मंत्री थे वो 5 से 15 फरवरी तक भर्ती थे, फिर 16 से 27 तक होम आइसोलेट थे, वहाँ पर इतने बड़े नेता जो हैं वो उनका पर्चा लेके पहुँच जाते हैं, दिखाते हैं कि ये भर्ती थे उस समय। तो क्या माना जाए, अब भाजपा क्या स्टैंड लेगी इस मामले पे? बड़ी स्पष्टता के साथ देश के सामने आया है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री शरद पवार, राहुल गांधी, ये सारे के सारे लोग इस पूरे गंभीर मामले को क्या रफा दफा करना चाहते हैं, लीपापोती करना क्यों चाहते हैं, उनका रवैया इन गलत काम करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों को समर्थन देने का क्यों है, इस बात का जवाब जब कैश गिनने की मशीन पाई गई और जब 100 करोड़ प्रति महीना उगराणी की, उगाही की, वसूली की बात सामने आई, देश को इस बात का जवाब मिल गया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे, इस बात का भी जवाब देश को मिल गया। न केवल संसद में बल्कि विदेशों में भी सभी जगहों पर इसकी आज चर्चा हो रही है। हमारे देश की, महाराष्ट्र की भूमि की बदनामी हो रही है। राम कदम जी, बीच में रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा। हमारे साथ में एनसीपी के प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, साथ में हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे भी जुड़ गए हैं। आप अपनी बात जारी रखिए राम कदम जी। इसका कारण ये है कि अंबानी एक उद्योग जगत के ऐसे व्यापारी है कि जो विश्व में सबसे अमीर आदमी करके जाने जाते हैं। अब सारे उद्योग जगत में भय है कि अंबानी जैसे परिवार को पुलिसकर्मी खुद बम रखता है, सरकार 100 करोड़ वसूल करने के लिए कहती है, तो सरकारों से तो रक्षा की अपेक्षा होती है। वही सरकार उगरानी करेगी, उगाही करेगी, तो कौन सा उद्योग महाराष्ट्र की भूमि पर आएगा?
सारे उद्योग जगत में महाराष्ट्र सरकार को लेकर के भय है। इस सरकार ने इतना बड़ा कुकर्म किया कि आने वाले कई वर्षों तक गरीब युवाओं को जो रोजगार मिलना था उद्योग के बहाने, वो रोजगार तक युवाओं ने खो दिया सरकार के धन के पैसे के मोह में। सरकार का बार बार लगातार परत दर परत जिस प्रकार से इस वाजे गेट का समर्थन सरकार कर रही है, इस समर्थन कतई देश नहीं मानता। इनको अपना दामन पूरी तरह से साफ है, हमने कुछ किया नहीं, इनके मन में जहन में ईमानदारी है। तो ईमानदारी की परिभाषा नार्को टेस्ट करिए, मुख्यमंत्री स्वयं करे, अनिल देशमुख जी स्वयं करे, इस्तीफा देकर के पद से हटे। इनकी जालसाजी देखे कैसी है। अनिल देशमुख जी जिन पर गंभीर आरोप है, मुख्यमंत्री वाजे का पक्ष विधानसभा सदन में लेते कि ये कोई बिन लादेन नहीं, ऐसे दो बड़े नेता कुर्सी पर बैठे हैं और नीचे के अफसर को कहते हैं कि करो जांच। अब तुम खुद मुख्य कुर्सी पर बैठोगे तो एटीएस तुम्हारी कैसे जांच कर पाएगी? और जांच उसी समय पारदर्शी हो सकती है जब तुम पद से हटो। पद से हटेंगे नहीं क्योंकि मामला तो वसूली का है। 1 महीने का 100 करोड़, 16 महीने का 1600 करोड़। मुंबई शहर की ये बात, पूना से कितना, औरंगाबाद से कितना, थाना से कितना, नागपुर से कितना, ये तो सवाल अब तक हमने पूछा ही नहीं। ये एक डिपार्टमेंट हुआ। राम कदम जी बीच में रोकना चाहेंगे। ब्रजमोहन जी, राम कदम जी लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नार्को टेस्ट कराया जाए, मुख्यमंत्री का, अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट कराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है, और लगातार वो अपने जो बयान दे रहे हैं, और उनका कहना है नार्को टेस्ट कराया जाए। साथ में अगर कहा जाए कि आज शरद पवार जी को बचाव में खुद सामने आना पड़ा, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्या ऐसा अनिल देशमुख जी के जो पूरा जो प्रकरण है उसमें 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी? या दूसरी चीज, अगर हम ऐसे कहें कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा था तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप एक बात बताइए भाई साहब, अगर संसद में पूरे 303 लोग मिलकर अपनी बात कहें तो क्या हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर जवाब भी नहीं देना चाहिए? सच्चाई देश के सामने नहीं लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है? वायदा वो करें 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, वायदे से पीछे वो हट जाएं। अभी हम मुंबई की बात कर रहे हैं ब्रजमोहन जी, मुंबई की बात कर रहे हैं, और ये जो वसूली गैंग की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए, पहले जब उन्होंने रोजगार का कहा ना कि महाराष्ट्र में रोजगार लोगों को नहीं मिला, आपने उस समय नहीं टोका उनको। तो क्या वसूली करके रोजगार देंगे क्या? जो 100 करोड़ की वसूली हो रही थी वो रोजगार देने के लिए हो रही थी क्या? नहीं है मुद्दा वसूली नहीं है। मुद्दा उन्होंने जो मुद्दा उठाया उस पर क्या मैं देश भर में संसद में शर्म के नारे लगे हैं ब्रजमोहन जी, देश भर में क्या होता है शर्म के नारे? मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कहा कि इन्होंने करप्शन किया है, इन पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसको 6 महीने तक इन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा, तब इनको शर्म नहीं आई। आप हमसे शर्म की बात कर रहे हैं, आप हमसे नैतिकता की बात कर रहे हैं। मुंबई कमिश्नर ने आरोप लगाए हैं, मुंबई कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कमिश्नर कौन है? परमवीर सिंह हमारे काम कर रहा था, जो उसने गलत किया था उसको कौन हटाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस जी आके उसको हटाएंगे? अरे हमने जिसको नियुक्त किया है, अगर गलत काम करेगा तो उसको हटाएंगे भी हम, उससे क्या बात है? अगर उस समय गलती नहीं। अच्छा, सचिन वाजे को किसने रखवाया था, किसने फोन किया था? आप सुन लीजिए, सचिन वाजे का सुन लीजिए। सचिन वाजे की पूरी नियुक्ति परमवीर सिंह जी ने की है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। एक पेपर हम लोगों ने देख लिया है। और एनआई, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एनआईए पे विश्वास ही नहीं है। ये इनकी खुद की एजेंसी है। धार मार के चिल्ला रहे थे कि साहब एनआईए जांच करे, केंद्र सरकार जांच करे, सीबीआई जांच करे। अब हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियम एजेंसी आ गई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसकी ख्याति पूरे संसार में है। हम कह रहे हैं एनआईए को जांच करने दीजिए। एनआईए की जांच को क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? क्यों इनको विश्वास नहीं है? इनको विश्वास इसलिए नहीं है कि जो एनआईए से करवाना चाहते हैं, एनआईए के अधिकारियों ने बोल दिया हम किसी दबाव में जांच नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पे। आप देखिए, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिल्ली के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेम्स बॉन्ड या कोई गोपीचंद जासूस या शर्लॉक होम्स या पेरी मेसन देख के पूरी बात नरेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सारी घटनाएं वहीं पे घट रही है कि मुंह में रुमाल इसलिए डाला, लहर ऐसे आती है, लहर वैसे जाती है। अरे भाई, आप कितना डायरेक्शन क्यों दे रहे हो एनआईए के लोगों को? वो खुद जांच कर लेंगे।
मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राम कदम जी, आप पे सीधा सुन बीजेपी लीजिए, पे आरोप है कि आप अभी- लोग अभी जांच पे मेरी प्रभावित बात कर रहे हैं सुनिए, जांच को। एक मिनट, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मेरा आपसे कहना यह जी, है जी, कि बिल्कुल। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कई विधायक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के संपर्क में। यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम भी आ गई देवेंद्र फडणवीस साहब की कि यदि ये ऐसी गिमिक नहीं करेंगे तो जो पार्टी छोड़ के जाने वाले उनके विधायक हैं उनको ये रोक नहीं पाएंगे। अभी हाल में जलगांव के अंदर पूरी की पूरी जो बीजेपी की नगर निगम था वो कन्वर्ट हो गया शिवसेना के साथ, और हर दिन हर जिले के अंदर लोग इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इनके कैडर पर एमएलए को विश्वास हो गया है कि हमारी पार्टी 3.5 साल पूरे करेगी, उसके बाद के 5 साल भी हम लोग पूरे करेंगे। ये चिंता है इनको, उस चिंता के कारण राम कदम जी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मेरा कहना यह है कि इनको ये कुछ भी कर लें, ये सरकार चलेगी, अभी भी चलेगी, आगे भी चलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम कदम जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ब्रिजमोहन जी बहुत शालीनता से और पुरजोर तरीके से उनके दल का पक्ष रखते हैं। हालांकि देश के और विदेश के सभी लोगों को महाराष्ट्र सरकार के कुकर्म और दुष्कर्म बहुत अच्छे से पता है, पर हर एक राजनीतिक नेता की अपनी एक राजनीतिक आवश्यकता होती है जिस दल में उस दल का पक्ष रखना। पर मैं सीधा सटीक सवाल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पर सरकार करके पूछना चाहूंगा। हमारी बात पूरी, हम विपक्ष में है, कांग्रेस के साथ तुम सत्ता साझा कर रहे हो। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी स्वयं कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी गलत कर रही है, उद्धव गलत कर रहे हैं, अनिल देशमुख जी को इस्तीफा देना होगा। मैं जवाब देना चाहता हूँ, तुम्हारी जवाब देना चाहता हूँ। वे तो तुम्हारे साथी है, वे ऐसा क्यों कह रही है, सही ना बिल्कुल। एक बिल्कुल जी आप बोलना, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सूरज की रोशनी की तरह सारे सबूत आंखों के सामने आए हैं। 24 घंटे में ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि अनुभव में इतना गहरा अनुभव जिस शरद पवार जी के पास है उनको 2-2 बार प्रेस वार्ता करनी पड़ी। दूसरी बार प्रेस वार्ता करते समय झूठ का आधार लेना पड़ा। वह झूठ है वो 1 मिनट में देवेंद्र फडणवीस ने देश और दुनिया को बताया। जब पत्रकारों ने उन्हें सवाल पूछा तो गोल गोल जवाब दे करके वहां से उठ करके चले गए। हम व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करते हैं, पर झूठ की आयु लंबी नहीं हुआ करती। तीनों दल की सरकार जिस प्रकार से वसूली का रैकेट चला रही थी, ये बातें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पहले दिन से वाजे को इसलिए बचाया जा रहा था कि वाजे अगर मुंह खोले बाकी के लोगों के सबके नाम आएंगे, ये कारण था। पर मुंह तो खुल ही गया, परमवीर सिंह का भी खुला। सुबोध जायसवाल जी पूर्व डीजी थे, उन्होंने भी सीधे साफ तौर पे सरकार से कह दिया कि वसूली रैकेट चल रहा है। रश्मि शुक्ला ने कह दिया, अब बोल दो ये सारे के सारे झूठे हैं, तुम्हारी सरकार सच्ची है। मैं सच्ची है तो करिए नार्को टैक्स। मैं बता रहा हूँ, नार्को टैक्स एक हिंदुस्तान में इसके पहले भी एक गृह मंत्री के खिलाफ हो चुका है गुजरात में। उस समय के जो मिस्टर बंजारा, महाराष्ट्र में भी हुआ है, वो भी बताइए। महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र जब आया तो तुम्हारी दल के नेता का नाम महाराष्ट्र में जो नार्को टैक्स हुआ था उसको कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन जो गुजरात में नार्को टैक्स हुआ था उसको गुजरात के हाईकोर्ट ने मानने के बाद वहाँ पे कार्रवाई हुई। लेकिन उस कार्रवाई के उपरांत भी तत्कालीन गृह मंत्री जी को किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा दे दो। एक दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी नोएडा के जो एसपी हैं मिस्टर कृष्णा, उन्होंने 26 दिसंबर को रिटर्न एक एसपी ने राइटिंग में पोजीशन पे रहते हुए, यहाँ पे परमवीर सिंह तो हटा दिए गए थे, उसके बाद उन्होंने लिखा, वहां पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खत लिखा कि आपके सेक्रेटरीएट में भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझसे पैसे मांगे जाते हैं। तो कार्रवाई करने की जगह पे उस समय आप किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा मुख्यमंत्री से। भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिकता थी तो उनसे कहते आप इस्तीफा दीजिए। उल्टा काम क्या किया कि कृष्णा के खिलाफ एक शोकाज नोटिस दिया। क्या कहते हैं उसमें, क्या लिखते हैं वहां के डीजीपी सिंह साहब, told a news press in conference the Noida SSP had sent the complaint to the Chief Minister Secretariat, and therefore guys we are taking the action against him under section 9 of the All India Services Rule for making the vital confident letter in the certain। आप मुझे बताइए ये दोहरा मापदंड क्यों है?
ये दोहरा मापदंड की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहा जाएगा? क्या उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा? इसके अलावा 25 जून 2015 में जब आदरणीय सुषमा स्वराज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट राजस्थान ने एक ऑर्डर पास किया, इत्तेफाक से उस दिन रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीआईबी के ऑफिस में। जब उनसे पूछा गया कि साहब ये सुषमा स्वराज जी के खिलाफ एक हाईकोर्ट तक ऑर्डर आ गया है, आप क्या इनसे इस्तीफा लेंगे? राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस्तीफा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है, मैंने इसका ट्वीट भी किया है, उसको व्हाट्सएप पे भी भेजा है और मैंने इसको फेसबुक पे भी भेजा है। आज तक इसका जवाब नहीं आया। हालांकि समय की कमी है। सभी मेहमानों का, राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस जो थे उनका भी धन्यवाद, राम कदम जी प्रवक्ता बीजेपी और विधायक बीजेपी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस पूरी चर्चा में बात कर रहे थे कि राजनीति की नैतिकता आखिर कहाँ है। परमवीर का जो लेटर बम था, जो चिट्ठी बम था, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और अब हम देखेंगे कि कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जो ये परमवीर का धमाका हुआ है, परम धमाका हुआ है, इसमें मुंबई की सियासत और महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया मोड़ आएगा। फिलहाल इस पूरी डिबेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।